नमस्कार। मैं डॉक्टर एस.पी. तिवारी, मेडिकल विशेषज्ञ। आज बात करेंगे अल्कोहलिज्म के बारे में। अल्कोहलिज्म या शराब पीने की लत, इसको अल्कोहल यूज डिसऑर्डर भी बोलते हैं। यह एक ब्रेन डिसऑर्डर है जिसमें कुछ लंबे समय तक शराब का उपयोग करने के बाद एक ऐसी बीमारी जैसे निर्मित हो जाती है जिसमें शराब पीने की लगातार इच्छा होती रहती है, और जिसको यदि कुछ समय के लिए बंद भी किया जाए तो उसके बाद कुछ अजीब ढंग से लक्षण आने लगते हैं, जिसके कारण उसको पुनः पुनः शराब पीना पड़ जाता है, जिसको अल्कोहल विथड्रॉल सिंड्रोम बोलते हैं। इनमें अल्कोहल का टॉलरेंस डेवलप हो जाता है, अल्कोहल का डिपेंडेंस हो जाता है, जिसके कारण अल्कोहल विथड्रॉल सिम्टम्स होने लगते हैं। अल्कोहल का टॉलरेंस क्या, कि जिस मात्रा में पहले कोई व्यक्ति शराब पी रहा है वही मात्रा उसको सामान्य लगने लगे, उसके बाद उसकी मात्रा उसको उतना प्रभाव लाने के लिए जितना मात्रा में पहले प्रभाव आता है उसकी मात्रा और ज़्यादा बढ़ाने पर वही सेम प्रभाव आता है। इस तरह से इसकी मात्रा ग्रेजुअली बढ़ती जाती है और एक तरह से अल्कोहल का टॉलरेंस डेवलप हो जाता है, जिससे कम मात्रा से ज़्यादा मात्रा में व्यक्ति शराब का प्रयोग करने लगता है। फिर अल्कोहल एडिक्शन के ये 2-3 टाइप हो गए। अल्कोहल टॉलरेंस, अल्कोहल डिपेंडेंस। अल्कोहल डिपेंडेंस ये है कि जब अल्कोहल उसको व्यक्ति को नहीं मिलता तो उसको तुरंत अल्कोहल के विथड्रॉल सिम्टम्स आने लगे। इस तरह वो डिपेंडेंट हो गया, उसको बार बार उस चीज़ को लेना ही पड़ेगा, बार बार उसको तलब लगती है, बार बार लेता है, कुछ समय के बाद फिर से वही लक्षण आने लगते, इसलिए एक क्रॉनिक प्रोसेस बन जाती है। इस तरह से इस बीमारी में अल्कोहल टॉलरेंस भी होता है, अल्कोहल डिपेंडेंस भी होती है, और यदि फैमिली के मैटर में ये बात आती है तो अल्कोहलिक एब्यूज भी हो जाता है। यदि किसी वजह से व्यक्ति को शराब उपलब्ध नहीं हो पाती तो उसका जो बैड इफ़ेक्ट होता है उस समाज में मारपीट, गाली और असॉल्ट्स और सोशल डिस्टर्बेंसेस, वर्क में डिस्टर्बेंसेस, बच्चों के पढ़ाई में डिस्टर्बेंसेस, इस तरह समाज में एक सोशल स्टिग्मा के रूप में यह डिपेंडेंस हो जाता है। इसीलिए ये समाज में एक विष जैसे व्याप्त होता जा रहा है और समाज की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। शराब की लत लग जाने में एक तो उसमें सेल्फ नियंत्रण में कमी आ जाती है, वो अपने आप को नियंत्रित नहीं कर पाता, उसको बार बार शराब लेने की इच्छा होती है और तीव्र इच्छा होती, क्रेविंग होती है कि उसको लेना ही है। ये इनके इन प्रकार हैं। उसके अंदर की शराब लेने की सहनशीलता ख़त्म हो जाती है, और ये जानने के बावजूद कि इसके नेगेटिव इफ़ेक्ट हैं, ये स्वास्थ्य में इसके दुष्परिणाम हैं, लोगों को बीमारियां हो जाती हैं, लीवर की बीमारी हो, उसके बावजूद भी पीते रहने की प्रवृत्ति, ये जानते हुए कि स्वास्थ्य में उल्टा प्रभाव हो रहा है, ये जानते हुए कि समाज में उल्टा प्रभाव पड़ रहा है, ऑफिस में विपरीत प्रभाव पड़ रहा है, काम नहीं कर पा रहे हैं, घर के लोग काम नहीं कर पा रहे हैं, घर के लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं, ये सब जानने के बावजूद भी उसका सेवन करते रहने की इच्छा और साथ ही इस पर निर्भर हो जाना, डिपेंडेंस हो जाना, कि इसको न मिलने के बाद ऐसे लक्षण आना, झटके आ जाना, बेहोश हो जाना, जिसके कारण न तो घर के लोग उसका प्रतिरोध कर पाते, न वो व्यक्ति स्वयं प्रतिरोध कर पाता, क्योंकि उसके बगैर वो इन सिम्टम्स को रोक नहीं सकता। तो इस तरह से समय रहते इस पर पहले से ही यदि कंट्रोल न किया गया तो ये व्यापक रूप ले लेता है, और इससे विथड्रॉल सिम्टम्स आने से झटके आना और कई बार मृत्यु तक होने का खतरा रहता है। अब इस अल्कोहलिज्म से बॉडी में क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है, इससे कौन कौन सी एसोसिएटेड बीमारियां हो सकती हैं। इसका पहला प्रभाव तो लीवर के ऊपर पड़ता है। लीवर में अल्कोहलिक हेपेटाइटिस,
अल्कोहलिक सिरोसिस, लीवर कैंसर। उसके बाद अन्य कैंसर जो इससे संबंधित हो सकते हैं वो हैं ईसोफेजियल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, कोलोरेक्टल कैंसर, पैंक्रियाटिक कैंसर। देन डिसीजेज ऑफ पैंक्रियाज, पैंक्रेटाइटिस, देन मेल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम, पेप्टिक अल्सर, गैस्ट्रोएसोफेजियल डिसीजेज। हार्ट में क्या प्रभाव हो सकता है? हार्ट फैल सकता है, कार्डियोमायोपैथी, हाई बीपी, हार्ट अटैक। इसके बाद एरिथमिया, पैल्पिटेशन हो सकता है। इस तरह से ये मेन बीमारियां हार्ट में भी हो सकती हैं। न्यूरोलॉजिकल बीमारियां, ब्रेन के ऊपर क्या असर हो सकता है? डिमेंशिया हो सकता है, सेरिबेलर डिजनरेशन हो सकता है, न्यूरोपैथी, साइकोटिक प्रॉब्लम्स। फिर इसके विड्रॉल सिंड्रोम में कन्वल्सन्स, डिलीरियम ट्रेमंस, वर्निक्स इनकेफ्लोपैथी। तो इस तरह से लगभग हर अंग को ये प्रभावित करने वाली बीमारी है। और इनमें कई बार हेमरेज, ईसोफेजियल वेरिसेस होकर के ब्लीडिंग होने लगती है, जीआई ब्लीडिंग, और जिससे मृत्यु तक का खतरा रहता है। जीआई ब्लीडिंग से, कन्वल्सन से, इनसे हार्ट अटैक से, सेरिब्रल हेमरेज से मृत्यु तक हो जाने का खतरा रहता है। अब यदि अल्कोहलिक्स को 6 घंटे से 24 घंटे तक ड्रिंक लेने को न मिले, शराब उपलब्ध न हो पाए, तो उनके अंदर, क्योंकि वो अल्कोहलिक हो रहते हैं, अल्कोहल डिपेंडेंस हो जाता है उनको, उसके तुरंत विड्रॉल इफेक्ट आने लगते हैं। विड्रॉल सिंड्रोम में क्या क्या प्रभाव होता है? उनमें चिड़चिड़ापन आ जाता है, पसीना पसीना हो जाते हैं, हाथों में ट्रेमर्स आने लगते हैं, कन्फ्यूजन होने लगता है, हेलुसिनेशन आने लगते हैं, झटके आने लगते हैं, धड़कन बढ़ जाती है, बीपी हाई हो जाता है, रेस्टलेस हो जाते हैं, नींद नहीं आती, और अत्यधिक वायलेंट हो जाते हैं। और कई बार स्टेटस एपिलेप्टिकल झटके इतने ज़्यादा आते हैं कि कंट्रोल ही नहीं हो पाते, और कई बार डेथ तक हो जाती है। ये इसके मुख्य विड्रॉल इफेक्ट हैं, जिनका त्वरित इलाज करना अति आवश्यक है। कुछ लोगों को विड्रॉल सिंड्रोम 2 से 3 दिन के बाद में भी आ सकते हैं। किसी किसी को विड्रॉल सिंड्रोम 6 घंटे से ही स्टार्ट हो जाते हैं। ये डिपेंड करता है, कभी कभी लोग टॉलरेट कर लेते हैं, पर ये इतने सीवियर होते हैं कि एक बार ये स्टार्ट हो गए तो इनको कंट्रोल कर पाना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। इसीलिए ड्रिंक की लत न पड़े, शराब की लत न पड़े, इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। एक बार लत होने के बाद छुड़वाने में काफ़ी मशक्क़त का सामना करना पड़ता है, बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। फिर भी ऐसा नहीं कि इसको नहीं छोड़ा जा सकता। अधिकतर लोग इसको स्टॉप करके, छोड़ करके अच्छा जीवन यापन करते हैं। अब अल्कोहलिज्म के क्या क्या कारण हो सकते हैं? कारणों में जाए तो सबसे इम्पोर्टेंट कारण रहता है सोशल ग्रुप। अधिकतर लोग ऐसे ग्रुप से जुड़े रहते हैं जहाँ के मेंबर्स अल्कोहल का सेवन करते रहते हैं, और वो अपने साथियों को उसको लेने के लिए प्रेरित करते हैं। तो ग्रेजुअली ग्रुप में ऑकेजनल ड्रिंक से वो रेगुलर ड्रिंक में बदल जाता है, और रेगुलर ड्रिंक से वो एडिक्शन में बदल जाता है। इसके अलावा कुछ जेनेटिक फैक्टर्स भी होते हैं जिसके चलते परिवार के पेरेंट्स ड्रिंक्स ले रहे हैं, या इवन if उनके परिवार में जीन में ऐसी प्रॉपर्टी है तो वो ऑफिस ड्रिंक में कन्वर्ट होती है। कुछ मेंटल डिसऑर्डर वाले लोगों में, डिप्रेशन में या मैनिया में इसकी टेंडेंसी ज़्यादा पाई जाती है। अधिकतर मैनिएकल पर्सनालिटी वाले लोग ड्रिंक्स का
एक्सेसिव यूज करने लगते हैं, तो हाइपर एक्साइटेड रहते हैं और इसकी मात्रा को ज़्यादा मात्रा में कंज्यूम करने की कोशिश करते हैं। डिप्रेशन वाले पेशेंट्स अपने डिप्रेशन पार्ट को ठीक करने के लिए यूज करते हैं। इसके अलावा लोग ऑकेजनल यूज, स्टूडेंट्स पढ़ाई के लिए कुछ लोग उनको ये ऐसा मैसेज देते हैं कि इसके ड्रिंक्स लेने से कंसंट्रेशन अच्छा बनता है, तो बहुत लोग इस ढंग से ड्रिंक्स लेना स्टार्ट कर देते हैं और ग्रेजुअली हैबिट में बदल जाता है। इस तरह से कुछ डिफरेंट कारण हैं, सामाजिक परिवेश, अकेलापन, बहुत ज़्यादा पारिवारिक बर्डन, ये सब चीज़ें इसके तरफ रुझान लाती हैं और ग्रेजुअली वो इसकी आदत में तब्दील हो जाता है। क्रॉनिक अल्कोहलिज्म के पेशेंट्स का इलाज कैसे करें? एक बार यदि कोई व्यक्ति ये धारणा बना लेता है कि हमको ड्रिंक्स छोड़ना है, वो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर से सहयोग मांगता है, तो ये डॉक्टर और पेशेंट तथा उनके परिजनों के बीच एक जॉइंट डिस्कशन का मैटर होता है, क्योंकि एक बार किसी की दवा स्टार्ट करनी है तो उसमें मरीज को भी पार्टिसिपेशन करना पड़ता है, घर वालों को भी, साथ ही डॉक्टर्स को। उसको ऐसा माहौल निर्मित करना पड़ता है कि उसको ड्रिंक्स की अवेलेबिलिटी न रहे, उस ग्रुप के संपर्क में ना आए जहाँ पर इनकी ड्रिंक्स ज़्यादा बढ़ सकती है, ऐसी परिस्थितियाँ ना आए जिसमें ये इसके तरफ उन्मुख हो सके। और उसके साथ में डॉक्टर का रोल रहता है कि विड्रॉल सिम्टम्स ना आने पाएँ, यदि वो आएँ तो परेशान होगा तो फिर से लेना स्टार्ट कर देगा। और मरीज़ की तरफ से यही है कि वो इच्छा शक्ति अपनी बनाए रखे कि हमको नहीं लेना, किसी भी तरह नहीं लेना, और इसको सहन करने की कोशिश करना, अपने आप को डेवलप करने की कोशिश करना। तो जहाँ वो एक तरफ इच्छा शक्ति रखता है पर उसकी डिपेंडेंसी उसको बार बार उस तरफ प्रेरित करती, तो उसके अनुकूल वातावरण बनाना अति आवश्यक है। उसको उसकी मेंटल बूस्टिंग करना, उसको इधर उधर जैसे उसकी क्रेविंग होती है उसका मन बदल देना, कुछ ऐसे दूसरे आइटम्स दे देना जिसमें उसका मन रमा रहे, मन बदला रहे, उसको उसकी याद ना आए। फिर कुछ उसके बावजूद भी उसको इंसोम्निया है, नींद नहीं आ रही, चिड़चिड़ापन हो रहा है, घबराहट हो रही, तो उनका सपोर्टिव इलाज, खासकर डायज़ेपाम ग्रुप की दवाइयाँ डॉक्टर्स के द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती हैं, लॉन्ग एक्टिंग डायज़ेपिन्स, बेंजोडायज़ेपिन्स, जिससे मरीज की एंजाइटी कम से कम रही है, धड़कन घबराहट बढ़ने ना पाए, वो सोता रहे, उसको प्रॉपर नींद आ जाए। तो इस ग्रुप की दवाइयाँ दी जाती है। और साथ में एंटी कन्वल्सेंट्स भी दिए जाते हैं, कहीं यदि उसको झटका आने का डर बना हुआ तो उसको रोकने के लिए एंटी कन्वल्सेंट दिए जाते हैं। कई बार उसकी हालत ज़्यादा सीरियस भी हो जाती है तो मरीज़ को हॉस्पिटलाइज करके IV फ्लूइड्स, विटामिन B1, सपोर्टिव दवाइयाँ और सिडेटिव्स, ये सब ये हॉस्पिटल की वर्किंग का एक हिस्सा है। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स के सुपरविज़न में ये दवाइयाँ दी जाती हैं। इनको अपने से लेने की कोशिश नहीं करना चाहिए, डॉक्टरी सुपरविज़न के बाद ही ये सब संभव है। पर हाँ, बहुत सारी चीज़ें घर से संभव हैं, जो परिजनों का रोल है, जिसमें मरीज़ का स्वयं का रोल है, डॉक्टर के सपोर्ट से संभव है। तो माइल्ड फॉर्म घर पर ट्रीट किया जा सकता है, उसके लिए सेडेटिव्स डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर देते हैं, उनको मेंटल बूस्टिंग देते रहते हैं, परिजनों को समझाइश देते रहते हैं, और इस तरह से मरीज़ उसको छोड़ने की तरफ उन्मुख होता है, छोड़ने की कोशिश करता है, अधिकतर वो सफल भी हो जाता है। सीरियस होने की स्थिति मरीज को हॉस्पिटलाइज कर दिया जाता है, IV फ्लूइड्स दिए जाते हैं, इंजेक्शन थायमिन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं, बेंजोडाइज़ेपिन्स के इंजेक्शन्स लगाए जाते हैं, एंटी कन्वल्सेंट्स के इंजेक्शन लगाए जाते हैं, उसकी काउंसलिंग की जाती है, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की जाती है, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट दिए जाते हैं, और इस तरह से इसके छोड़ने में मदद दी जाती है कि इससे वो व्यक्ति इसको छोड़ सके और उसको कोई प्रॉब्लम ना होने पाए। तो इस तरह से इसका इलाज किया जाता है। फिर इसके ऐसे ग्रुप्स बनाए जाते हैं कि मरीज को जब वो विड्रॉल सिम्टम को कोप अप कर लेता है, उससे ठीक हो जाता है ड्रिंक्स की
लत को कम करने के लिए कुछ दवाइयाँ आती हैं जिनका सपोर्ट दिया जाता है, वो भी बगैर उसकी सहमति के नहीं दी जा सकती, बगैर परिजनों की सहमति के नहीं दी जा सकती, क्योंकि वो दवाइयाँ नुकसानदेह भी रहती हैं। कुछ इंट्रावेनस टाइप की ड्रग्स आती हैं, नैलट्रिक्सोन और डाइसल्फिराम, ये दवाइयाँ आती हैं जिनका उपयोग उसको अल्कोहल लेने की इच्छा को रोकने के लिए किया जाता है। तो इस तरह की दवाइयाँ, एंटी एंजाइटी ड्रग्स, एकम्प्रोसेट, इस टाइप की दवाइयाँ डॉक्टर्स के द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती हैं और उनका सुपरविज़न करते हुए परिजनों को प्रॉपरली तरीके से बता दिया जाता है। और उसमें ये रहता है कि कुछ दवाएं इतनी नुकसानदेह रहती कि धोखे से भी आपने ड्रिंक ले लिया तो आपका बीपी एकदम से डाउन हो सकता है। तो उस परिस्थिति को भी बता दिया जाता है, समझाइश दे दी जाती है किसी भी तरह आप ड्रिंक का सेवन न करें, वरना कहीं भी आपका बीपी डाउन हो सकता है, आपको तकलीफ़ बढ़ सकती है, आपको लीवर प्रॉब्लम हो सकती है, आपको चक्कर आ सकते हैं। तो वो पूर्ण रूप में समझाइश दी जाती है, साथ वालों को भी, स्वयं को भी, व्यक्ति को भी, और उनको प्रॉपर गाइडेंस दिया जाता है कि ऐसी परिस्थिति में क्या करें, और इस तरह से उसके ड्रिंक्स को छुड़वा करके उसको सामान्य जीवन की ओर प्रेरित किया जाता है। फिर उनको ऐसे लोगों के ग्रुप से मिलवाने की कोशिश करते हैं जो ऑलरेडी ड्रिंक छोड़ चुके रहते हैं। कई बार जॉब्स को चेंज करने तक की, नए जॉब शुरू करने की सलाह दी जाती है जहाँ पर इसका माहौल न रहे। कुछ ऐसे जॉब ही ऐसे रहते हैं जहाँ पर इसका ही माहौल रहता है, तो जब आप वहाँ वर्किंग करोगे तो स्वाभाविक है कि आप प्रोन हो उसके लिए। उस जॉब को भी चेंज करके एक प्रॉपर ऐसी जगह पे चले जाएं जहाँ पर आप उसके लिए लीस्ट एक्सपोज हों। तो इस तरह से इसके इलाज में इसकी पूरी रूपरेखा बना करके, मरीज़ की काउंसलिंग करके, परिजनों को सलाह दे करके, डॉक्टर के सपोर्ट से और घर में, हॉस्पिटल में उनका इलाज समुचित ढंग से किया जाता है और प्रिवेंशन के लिए सलाह दी जाती है, विटामिन सप्लीमेंट दिया जाता है और नया जीवन, अपन घर को सुखी समृद्ध रखने के लिए उत्साहित किया जाता है, उनको बूस्ट किया जाता है और उनके द्वारा एक बार छोड़ लेने के बाद उनसे स्पीचें दिलवाई जाती हैं, वो दूसरों को भी प्रेरित करें कि हमने ऐसे छोड़ा, इस ढंग से हम इसमें सफल हुए, तो आप लोग भी सफल हो। इस तरह से एक नया ग्रुप जनरेट किया जाता है जो छोड़ने वालों का ग्रुप, एक पीने वालों का ग्रुप रहता है, एक छोड़ने वाला ग्रुप रहता है। तो छोड़ने वाले ग्रुप में उनको शामिल किया जाता है, उनके द्वारा स्पीचें दिलवाई जाते हैं जिससे और लोग उस तरह से ओरिएंटेड होते हैं और ड्रिंक करने वाले लोग अपना ड्रिंक छोड़ देते हैं। धन्यवाद। तो यदि कंक्लूड करें तो क्रॉनिक अल्कोहलिज्म एक न्यूरोलॉजिकल बीमारी है जिसमें शराब की लत पड़ जाती है और शराब बंद करने में विभिन्न परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसको हम अल्कोहल विथड्रॉल सिंड्रोम कहते हैं। इसमें प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, लत लगने से पहले ध्यान देना अति आवश्यक है। जहाँ पर ऐसा समाज में वातावरण है कि जहाँ ड्रिंक लेने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है या परिवार में कोई ड्रिंक वाला व्यक्ति है तो उसके संपर्क में बाकी लोग जाएं, लेकिन उनको मद्यपान करने को कम करने की कोशिश करवाने में प्रयास करें और अन्य मेंबर उससे बिल्कुल प्रभावित न हों। उनको उनके विभिन्न दुष्परिणामों के बारे में बताएं, घर के लोगों को जागरूकता दें जिससे नए मेंबर्स उसमें न जुड़ सकें। ऐसा वातावरण रहे जहाँ पर उसका बिल्कुल माहौल न रहे और लोगों को स्वच्छ वातावरण में काम करने की प्रेरणा दें। एक बार किसी को क्रॉनिक अल्कोहलिज्म हो गया और वो इससे निजात पाना चाहता है तो अधिकतर लोगों को 70-80% लोग तो इसको बियर कर लेते हैं। 3-4 दिन के बाद उनको लक्षण आना चालू होते हैं। तो उसके लिए एक तो उनकी स्वयं की इच्छा शक्ति, फिर घर के परिजनों के द्वारा निर्मित वातावरण, फिर
सपोर्ट की कुछ दवाइयाँ जिससे उनको एंजाइटी ना हो सके, वो डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन, और साथ ही ऐसी दवाइयाँ जिनसे वो ड्रिंक लेने की, पुनरावृत्ति करने की इच्छा ना हो, होने में दुष्परिणाम हो, जो इंटरव्यूज टाइप की ड्रग्स हैं, नेल्ट्रिक्सोन है या डाइसल्फिराम है, एक्कम्प्रोसेट है, ये सब चीज़ें डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के द्वारा ही दी जा सकती हैं और उनको इसके दुष्परिणाम के बारे में बता करके ही दी जा सकती है। और मरीज का स्वयं का आत्मबल इस मद्यपान को दूर करने में मदद करता है। इस थेरेपी को लंबे समय तक रखने से डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन, घर का वातावरण, मरीज का स्वयं का विवेक और एक छोड़ने की प्रवृत्ति का जन्म लेना, इस तरह से यदि अपनी इच्छा शक्ति बना के रखता है तो इस पर नियंत्रण पाया जा सकता है। साथ ही पीयर ग्रुप, जो अल्कोहल छोड़े हुए लोग हैं, उन ग्रुपों में जा कर के आपस में चर्चाएं करना, अपने अपने सुझाव देना, नए वातावरण में जहां ऐसे कभी कैंप्स लगें जागरूकता अभियान वाले, उनमें इनका पार्टिसिपेशन होना और अन्य लोगों को जागरूकता प्रदान करना। तो इस तरह से इन सभी पहलुओं में ध्यान देते हुए इस पर नियंत्रण पाया जा सकता है। धन्यवाद।